नमस्कार, गुड आफ्टरनून। थॉर एग्रीकल्चर पॉइंट पर ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की कड़ी में बेटा अगला चैप्टर लेकर आ रहे हैं साम्य, रासायनिक साम्य अवस्था। देखो, साम्य बेटा दो प्रकार के होते हैं। ये आपका जो साम्य है, साम्य जो टॉपिक है अपना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, और एक होता है आपका आयनिक साम्य, आयनिक साम्य। ये जो रासायनिक साम्य है, इसको समझने के लिए हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया जो होती है आपके पास, अभिक्रिया वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। और यहीं से हमारा सिलेबस चालू है। आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस का जो प्रथम बिंदु है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है आपका। तो अब ये जो अभिक्रिया दो प्रकार की है, कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, और दूसरी होगी आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो एक तो होगी अनुत्क्रमणीय और एक कैसी होगी, उत्क्रमणीय। चलो इसी बात को हम आगे करते हैं। तो क्या अभिक्रियाएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होगी आपकी अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, और दूसरी होगी आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखो बेटा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जो क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, चलती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनाती है, अभिकारक से उत्पाद बनाती है, अभिकारक को काय में परिवर्तित करती है, उत्पाद में, वो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से क्या बनाएगी, उत्पाद, और उत्पाद से पुनः क्या बनाएगी, अभिकारक, अर्थात दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है। तो आप कहोगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है, वो क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब कोई अनुत्क्रमणीय कब है, कोई उत्क्रमणीय कब है? जैसे आपने एक बंद पात्र लिया और बंद पात्र में आपने क्या किया, जो बंद पात्र है आपका, बंद पात्र में हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये आप कहोगे बंद पात्र में होने वाली अभिक्रियाएं, इसके एग्जाम्पल, बंद पात्र में होने वाली अभिक्रिया, जो अभिक्रियाएं बंद पात्र में हो रही है वो सब इसके एग्जाम्पल है। जबकि इधर क्या कहोगे, खुले पात्र में, खुले पात्र में होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया, वह कोई भी अभिक्रिया जो खुले पात्र में संपन्न होती है वो कैसी होगी आपके पास, अनुत्क्रमणीय। वह अभिक्रिया जो बंद पात्र में होगी वो कैसी होगी, उत्क्रमणीय होगी। अब एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं इनके? तो देखो, मैं एग्जाम्पलों की अगर बात करूं तुमसे, तो एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं इसमें? तो देखिए, जो एग्जाम्पल हमारे बनने वाले हैं बेटा, जो एग्जाम्पल बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं? तो देखो, कोई भी अभिक्रिया बंद पात्र में हो तो उत्क्रमणीय, खुले में हो तो अनुत्क्रमणीय। लेकिन खास बात क्या है वो ध्यान दो, खास बात क्या है, मान लो आपके पास उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो रही है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, जैसे एक प्रबल अम्ल की क्रिया, प्रबल अम्ल ले लो जैसे HCl, किससे करेंगे, एक प्रबल क्षार से करोगे। प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करोगे तो आपको नमक व जल की प्राप्ति होगी। और यह अभिक्रिया कैसी है आपके पास, यह सदैव, चाहे आपका पात्र बंद है चाहे आपका पात्र खुला हो, कैसी होगी आपके पास, हमेशा अनुत्क्रमणीय रहती है। नेक्स्ट, अगला होता है आपका अवक्षेपण की अभिक्रिया।
अवक्षेपण की अभिक्रिया। और अवक्षेपण में भी खास बात क्या आ रही है कि कोई भी अभिक्रिया है जो आपकी अवक्षेपण में जो अवक्षेप का निर्माण करती है वो क्या होगी, आपका अवक्षेपण की अभिक्रिया कहलाती है। देखो कैसे, यहाँ पर हो गया जैसे आपके पास NaCl प्लस AgNO3, ये अभिक्रिया चलती है आपकी, तो यहाँ बनेगा AgCl प्लस NaNO3, और ये जो AgCl है इसका अवक्षेप बनेगा, तो ये अभिक्रिया होगी आपके पास अवक्षेपण की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी सदैव चाहे बंद हो चाहे खुला हो कैसी होगी, हमेशा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ध्यान रखना, ये जो अभिक्रियाएं नीचे लिख रहा हूँ ये सारी अनुत्क्रमणीय है, कभी भी उत्क्रमणीय नहीं हो सकती। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो इसका। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। देखो, एक होगी उदासीनीकरण, 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 उदासीनीकरण और एक अवक्षेपण। एक अभिक्रिया क्या होगी, अवक्षेपण। नेक्स्ट अगला तापीय विघटन या तापीय अभिक्रिया। ताप की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे 2KClO3, यह टूट रहा आपका किसमें, 2KCl प्लस 3O2 में। तो कोई भी अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में हो रही है वो हमेशा क्या करेगी, उत्पाद ही बनाएगी, उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाने की क्षमता वो नहीं रखती है। और एक दहन, किसी को जला दो, चाहे बंद कमरे में जलाओ चाहे खुले कमरे में जलाओ, वो तो जले हुए की राख ही मिलेगी। ठीक है, वो दोनों तरफ नहीं चल सकती कि जला हुआ आदमी वापस जिंदा हो गया और हड्डियों से हार्ड मांस का पुतला बन गया, सिर्फ एक साइड ही चलता है। तो मीन्स ये सभी अभिक्रियाएं नोट डाल दो अच्छे से, क्या नोट डाल दो, ये जो अभिक्रियाएं हैं आपके, यह अभिक्रियाएं केवल, यह अभिक्रियाएं केवल क्या होती है बोलो, यह अभिक्रियाएं केवल अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, होती है। चाहे पात्र खुला हो या बंद हो, चाहे तो पात्र खुला हो चाहे पात्र आपका कैसा हो, बंद हो, ये हमेशा कैसी रहने वाली है, चारों की चारों अनुत्क्रमणीय ही रहने वाली है। बोलो क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। आगे चले, अगला टॉपिक है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, विद जर्नलाइज्ड एक्सप्रेस। क्या मतलब है बेटा, सिलेबस अपने पास रख के चलो कि क्या मतलब होता है इसका। चलें आगे, तो आगे चलते हैं, चलो। तो अगला आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है, इसका मतलब है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है, क्रिया नियम। और यह नियम किसने दिया बेटा, डायरेक्ट पूछ लेता कई बार, यह नियम गुलबर्ग व बागे ने दिया। किसने दिया, M गुलबर्ग और P वागे ने यह नियम दिया। तो यहां पर आप कह सकते हो यह नियम M गुलबर्ग व P वागे ने दिया, P वागे ने दिया, M गुलबर्ग व P वागे ने दिया। उसके बाद अगली बात क्या आ रही है बेटा अपने पास, गुलबर्ग और बागे ने दे दिया। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रिया के वेग को तुम अगर डिनोट करना चाहो,
अभिक्रिया के वेग को अगर तुम प्रदर्शित करना चाहो तो कैसे प्रदर्शित करोगे? अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित किया जाता है आर समानुपाती क्या? अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। जैसे एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताता हूं, एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे मैंने कहा N1A प्लस N2B इधर उधर, N1C प्लस N2D, और मैंने कहा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? अभिक्रिया का वेग मतलब R समानुपाती बड़ी ABCD बेटा सांद्रता होती है, तो क्या लिखोगे? सांद्रता, तो A की सांद्रता और B की सांद्रता, और जो मोल है वो कहाँ चले जाते हैं? घातों पर, N1 और ये हो गया आपका N2। खोलो तो R बराबर K, A की घात N1 और B की घात N2 होता है। इस प्रकार से ये इसका एक्सप्रेशन है, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को एक्सप्रेस करो, तो कोई भी अभिक्रिया से आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरह से। अभिक्रिया का वेग R से लिखोगे और साथ साथ क्या दोगे आप? A और B की सांद्रता दे सकते हो, कोई भी दे दे आपको एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये कहा गया, आपको एक नया स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो आप। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, और तुमसे कहा अभिक्रिया का वेग लिखो, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, एक्सप्रेशन दो, सो सीधा कह दो अभिक्रिया का वेग R बराबर K। अभिकारक कौन कौन है बोलो? देखिए अभिकारक कौन कौन है? आप कहोगे एक तो ये, एक ये, तो क्या कहोगे? N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता, ठीक है, और इसकी घात में कितना लगा दो? 3 लगा दो। इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बात अब देखो बेटा, यहां पर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें साम्य क्या है, इस बात को भी तो पढ़े का साम्य आखिर चीज क्या है। आपने अभिक्रियाएं तो पढ़ ली, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी देखा, पर यह नहीं देखा कि साम्य क्या चीज है। तो जैसे कोई भी एक अभिक्रिया लेते हैं, ये वापस ले लेते हैं N1A प्लस N2B, यहां पर एक हो गया आपका M1C प्लस M2D, ये हो गया। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं अग्र अभिक्रिया वेग, अग्र अभिक्रिया वेग, और यह है तुम्हारा प्रतीप अभिक्रिया वेग, प्रतीप अभिक्रिया वेग। तो मैं आपसे पूछता हूं साम्य किसे कहते हैं? आप कहोगे कि जिस समय आगे वाला वेग और पीछे वाला वेग क्या हो जाए? बराबर हो जाए, क्या कहलाता है वो? साम्य कहलाता है। किसमें? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में तो क्या होगा? लगातार एक ही साइड चलेगी। तो एक बात और ध्यान रखना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती, दोनों तरफ चलती है। वो तो कैसे पूर्णता की तरफ अग्रसर होगी, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? पहले तो साम्य किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह स्थिति जब अग्र अभिक्रिया वेग व पश्च अभिक्रिया वेग, अग्र अभिक्रिया वेग व पश्च अभिक्रिया वेग बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या कहलाता है? साम्य कहलाता है, साम्य कहलाता है, ठीक है। और नोट क्या लगाना है? नोट क्या लगाना है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। क्यों? आप सोचो, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से पुनः अभिकारक बन रहा है, दोनों दिशाओं में चलती रहेगी, जिंदगी का सफर यूं ही कट जाएगा। जबकि अगर एक ही तरफ चले, उसका आपका एक ही मोटो हो, एक ही तरफ का टारगेट हो, तो वो जाएगा और उसको पूरा भी कर लेगा। तो आप क्या कहोगे? प्राय उत्क्रमणीय अभिक्रिया, प्राय उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्णता की ओर अग्रसर
पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती है, पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती है, पूर्ण नहीं होगी कभी भी। हाँ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। बोलो क्लियर है सबको। अब यहां से देखो बेटा, एक चीज और निकालते हैं कि ये के जो निकला आपका, ये आर एफ और आर बी है, इसका अनुपात कहलाएगा साम्य स्थिरांक। पहले आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला देखो, अगला टॉपिक है आपके पास साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक क्या होता है? साम्य स्थिरांक होता है के। क्या होता है? के। जैसे एक अभिक्रिया अभी आपने दी का ए है, सपोज करो ए से इस बार सीधा ही बन गया बी, तो ये आगे वाला वेग है आर एफ, पीछे वाला वेग है आर बी, इसका अनुपात। या ऐसे कह दो साम्य स्थिरांक क्या है, तो ऐसे कह दो के बराबर सूत्र होता है आपका उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, या क्या कह सकते हो आप, सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिख लो आप। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है छोटा, सीधा बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बड़ा। ठीक है, या इसको आप यूं कह सकते हो आर एफ अपॉन आर बी, आर एफ अपॉन आर बी। ऐसे बोलो क्या कहूँ, बोलो क्या कह सकते हैं, इतना तो सब जानते हो। आर एफ मतलब अग्र अभिक्रिया वेग, आर बी मतलब पश्च अभिक्रिया वेग, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक के कहते हैं। तो बोलो क्या लिखें, क्या लिखें, बोलिए जरा ध्यान से। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये ले लूँ इस बार। तो देखो क्या कहोगे आप, अग्र अभिक्रिया वेग, अग्र अभिक्रिया वेग व प्रतीप, प्रतीप अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग के अनुपात को, के अनुपात को, अग्र अभिक्रिया वेग व प्रतीप अभिक्रिया वेग के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात और, साम्य स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर करता है। ये बात मैं आपको अच्छे से, जो अपना बल गतिकी वाला चैप्टर है इसी में आगे अभी बाकी है उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट्स मिल जाना चाहिए। क्या कि साम्य स्थिरांक किन बातों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, हालांकि ये या तो यहाँ पढ़ा देते हैं और या फिर साम्य में पढ़ा, काइनेटिक्स में पढ़ा देते हैं। ठीक है, बल गतिकी में पढ़ा देते हैं। तो आप कहोगे प्राय साम्य, प्राय साम्य स्थिरांक, प्राय साम्य स्थिरांक किस किस पर? सांद्रता। अगला क्या कह सकते हैं आप, सांद्रता पर, या यूं कह दो कोई भी आपने उत्प्रेरक मिलाया उस पर, या आप यूं कह दो दाब पर, दाब पर। ठीक है, ताप तो लेना ही है, ताप पर तो निर्भर करता ही है। सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर, दाब पर, इत्यादि पर, इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा कुछ भी आ जाए रहे नहीं करता, बस सीधा ध्यान रख लो, निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। लेकिन ताप आ गया तो खतरा है, और खतरा है मतलब लाल है, खतरा है मतलब लाल शाही ले लो, खतरा है, खतरा। ठीक है, तो क्या कहोगे, के का मान केवल और केवल, केवल और केवल, और केवल ताप पर निर्भर करता है। केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। और वो भी कैसे करेगा? आर्यनियस की समीकरण के अनुसार। कैसे? के बराबर ए ई की घात माइनस ई अपॉन आर टी। लेकिन वो पूरी चीज मैंने आपसे पहले ही कहा, वो बल गतिकी में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ उसका ज्यादा रोल नहीं है। और फिर भी तुम्हारे मन में आए कि नहीं करा दो यार, तो लो फिर लिख लो क्या है, ये लो, के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होगा बेटा। ठीक है, यहाँ के साम्य स्थिरांक है, ई ए सक्रिय ऊर्जा है। अब ये कैसे बताएं? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बल गतिकी में अपन पढ़ेंगे। फिर भी तुम देख सकते हो कि इसमें के का डायरेक्ट संबंध किससे? टी से है। जरा देखो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा? के होता है साम्य स्थिरांक, और ये क्या आपका टी मतलब ताप। और इस समीकरण को आप बोलते हो आर्यनियस की समीकरण।
क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आर्हेनियस की समीकरण। आर्हेनियस, ये होती है क्या? आर्हेनियस की समीकरण। लेकिन इन बातों का रोल नहीं है क्योंकि एग्जाम में काइनेटिक्स में आ जाएगा, फिर भी थोड़ा देख सकते हो आप। तो के हो गया बेटा उत्पाद बटा अभिकारक। अब के कितने प्रकार अभी आएगा आगे लिखना, ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, बहुत जबरदस्त है, काम आएगा अभी आपको आगे, झटका दे देगा नहीं तो, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट। ये अब चलते आगे, ले लो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट, उसके बाद चलो, अब ये जो के होता है ना बेटा, ये के दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक के सी और एक के पी। ये एक तो होता है के सी और एक क्या होता है? के पी होता है, ठीक है। इसको बोलते सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, पी मतलब दाब, आंशिक दाब, ठीक है, पार्शियली प्रेशर। तो ये हो गया के सी और ये क्या हो गया आपका? के पी हो गया। अब तुम्हें लिखना है तो जरा साइड में फॉर्मूला लिखो। के बराबर फॉर्मूला क्या बेटा? उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो, किसी अभिक्रिया के केसी और केपी को लिखने के लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना है, और शर्तें हमें याद रहनी चाहिए कि क्या क्या शर्तें हैं। तो देखो बेटा, मैं साइड में लिख रहा हूं एक डब्बा बना के, क्या क्या शर्तें हैं सुनना। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस आ गया बेटा, या एकदम शुद्ध जल आ गया, प्योर द्रव आ गया, द्रव, ठीक है, तो इनके लिए इनकी सांद्रता कितनी होती है? 1 होती है। शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस की सांद्रता हमेशा क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी, 1। चाहे केपी में ले लो चाहे केसी में ले लो। तो ध्यान रखना, केपी और केसी के पदों में इनको नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा सुनो, दूसरी बात क्या आ रही है? दूसरी बात क्या आ रही है बेटा? दूसरी बात तुम्हारे पास आ रही है कि अगर मान लो तुम्हें जलीय दे दिया, जलीय के लिए बेटा केसी का पद तो तुम लिखोगे पर केपी का पद नहीं लिख सकते। ध्यान देना, ठोस आ गया, द्रव आ गया, जल आ गया, तो इनके लिए केपी तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जलीय के लिए केसी लिखा जाएगा, बाकी के केसी भी नहीं लिखा जाएगा। और अगर तुम्हारे पास गैस दे दी कोई, गैसीय, तो उसके लिए तुम केपी भी लिखोगे और केसी भी लिखोगे। अब आपने कह दिया मार साहब इसका यूज कैसे करें, आओ यूज करना सिखाते हैं। तो जैसे पहली रिएक्शन दी बेटा मैंने, ये रिएक्शन दे दी। जैसे आपको चूना पत्थर दे दिया, CO3, सबको पता है चूना पत्थर कली जो आपकी सॉलिड होती है, और ये सॉलिड मान लो इसमें टूट गई, CaO ये भी आपका सॉलिड प्लस CO2 भी आपका गैस। और मैंने कहा उपयुक्त अभिक्रिया के लिए केसी और केपी को लिखो। तो पहले तो बच्चा क्या सोचेगा? सोचना कुछ है ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए बचा ही नहीं बेटा, डब्बा बना दिया पहले से। जो सॉलिड है उसको काट को कितना कर दो? 1 कर दो, ठीक है। तो ये देखो सॉलिड दिख रहा है तुम्हें, इसको काट दो, ये शामिल नहीं होगा। अगला CaO भी बेटा सॉलिड दिख रहा है, ये भी शामिल नहीं होगा। अब लगाओ फॉर्मूला, क्या लिखोगे? केसी बराबर क्या लिखा हुआ? उत्पादों की सांद्रता। उत्पाद कौन है बेटा? CO2। तो CO2 और सांद्रता को किस में लिखते हो तुम? ब्रैकेट में, बस। इसके अलावा ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, ये आ गया आपका केस। अगला, अगर मुझे केपी बराबर लिखना है तो क्या लिखूंगा? केपी बराबर डब्बा हटाओ PP लगाओ। क्या? डब्बा सांद्रता है तो डब्बा हटाओ PP लगाओ, PP मतलब P, तो आप डब्बे को हटा के लगा दो PCO2, खत्म। ये हो गया केपी। समझ आ गया सबको? केसी और केपी नहीं आया तो कोई बात नहीं, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, एक बार में वैसे भी समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट, अगला देखो दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये लिया लो, एक बड़ा सा एग्जाम्पल, CH3 COO C2H5 प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, जल अपघटन कर दो। इसका जल अपघटन किया तो एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, सब यहां पर एल्कोहल प्लस एक मिलेगा एसिटिक अम्ल, CH3 COOH। यहां भी लिखा हुआ है लिक्विड, यहां भी लिक्विड, यहां भी लिक्विड, यहां भी लिक्विड, मतलब जल, ठीक है। या इसको लिक्विड छोड़ दो, एक्वस कर दो इसको। आप एक काम करो, इसको एक्वस कर दो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं इसको।
देखो H2O, H2O, ये बन गया C2H5OH प्लस CS3COOH। ये आपका एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, मतलब जलीय। एक्वस का मतलब जलीय। तो सोचो डब्बा आपके पास बड़ा है बेटा, क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। देखो ये जलीय एक्वस, एक्वस में कौन लिखा जाता है? Kc, लेकिन क्या नहीं लिखा जाएगा? Kp, और सारे के सारे एक्वस है। इसका मतलब जल आया, जल आया तो Kp नहीं लिखा जाएगा, केवल Kc ही लिखा जाएगा। तो Kc का फॉर्मूला हो गया, बोलो फॉर्मूला तो सेम है यार, Kc हो चाहे Kp, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता। तो इसमें आपका बन जाएगा उत्पाद कौन है? C2H5OH, फिर यहाँ CS3COOH, फिर नीचे उत्पाद बटा अभिकारक, तो हो गया CS3COOO, C2H5 और एक बन गया आपका H2O। ये लो, ये आपका Kc आ गया, लेकिन Kp का पद इसमें नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देख लो टर्मिनोलॉजी में, जो आपकी टर्मिनोलॉजी उसमें साफ साफ आपको इंगित है कि क्या लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? इस डब्बे का ध्यान रखना, दोबारा नहीं बनाया जाएगा, पेज पीछे ले आएंगे। ठीक है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट और अगले सवाल के लिए तैयार हो। ठीक है, देखो आओ अब अगला सवाल करें। ये लो, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, पैसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा और पूछेगा जैसे ये N2 + 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3 के लिए Kc व Kp का पद लिखो, या पद होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा ना, परीक्षा में तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास पड़ा है, मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा आपसे, जब तक सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, PCl5 इक्वल टू आपको दे दिया PCl3 + Cl2। ठीक है, के लिए वही अगेन के लिए Kc और Kp होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना, इस बार इसको सॉलिड दे दिया मैंने। और थर्ड क्वेश्चन N2 + O2 इक्वल टू ट्वाइस NO। इसके लिए आपको Kc का पद और Kp का पद लिखना है। ठीक है, बात कीजिए, क्या बात होगी यहां पर मिला के देखिए। यहां से लो बेटा, 1 मिनट का समय आपके पास, चर्चा कीजिए इस पर, क्या बन सकता है बोलिए। आपके पास एग्जाम पर क्वेश्चन पड़े हैं, क्वेश्चनों को देखिए, कोशिश कीजिए अपना माथा लगाने की। यहां माथा लगाओगे, एग्जाम में नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में माथा लगाओगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए पहले से माथा लगा लो, क्या है बोलो बेटा, क्या है? ओहो हो, यस। कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बेटा यहाँ गैस है यार, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, और अमोनिया भी क्या होती है? गैस होती है। ये सॉलिड है, कुछ नहीं है इसका मतलब वो गैस है, कुछ नहीं है इसका मतलब वो गैस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सपोज करो PCl3 गैस, ये भी गैस, N2 गैस होती है, O2 गैस होती है, और NO भी क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस होती है। कर सकते हो बोलो यस। तो पहले में देखो, पहले में बेटा सब गैसें हैं, और चलो प्रीवियस पेज पर चलिए, और प्रीवियस पेज पर क्या होगा? प्रीवियस पेज पर चलेंगे तो आप क्या देखोगे बेटा, क्या देख रहे हो आप लोग? प्रीवियस पेज पर जब देखोगे तो गैस जब आता है तो आप Kp भी लिख सकते हो और Kc भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉलिड के लिए 1 होता है और जलीय के लिए Kc तो होगा पर Kp नहीं होगा। बोलो कर सकते हो आप लोग, बोलिए। लो ये क्वेश्चन रहे बेटा, कीजिए, देखे 2 मिनट का आपके पास टाइम है। चलिए अब बोलो क्या होगा। दे दिया आपको समय, इससे ज्यादा समय एग्जाम भी नहीं देगा बेटा। ठीक है, पर हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसे रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे ऑनलाइन वीडियो, हम आपके साथ ऑफलाइन की तरह जुड़े रहें, इसीलिए आपको बार बार समय दिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जब भी करोगे 1-2 मिनट का समय होना चाहिए बच्चे के पास। ठीक है, तो चलो क्या होगा आपका, ये होगा Kc। बोलो Kc बराबर क्या होना बेटा? उत्पाद, तो उत्पाद ये पड़ा यार, यहाँ हो गया NH3 बटा अभिकारक।
अभिकारक दो दो दिख रहे हैं बेटा, तो एक तो होगा N2, एक होगा आपका H2। अब मोलों का क्या करो, मोलों को घात पे जड़ दो, NH3 के मोल 2 तो घात लगा दो 2, N2 का मोल कुछ नहीं, इसका मतलब एक को लगाओ चाहे मत लगाओ, इसके मोल 3 तो ये हो गया 3, ये लो, ये बन गया Kc का पद। अगला क्या चाहिए बेटा आपको, Kp का पद। Kp मैंने पहले ही कहा था, C मतलब डब्बा, कंसंट्रेशन सांद्रता, और P मतलब P लगा दो। तो आप क्या करोगे, पहले पद से डब्बे को हटाओ और PP लगाओ, ठीक है, P आ गया तो PP यहां लगा दो। तो देखो P NH3 का स्क्वायर, बस डब्बे को हटाकर P लगाना है, यहां पर PN2 इंटू यहां क्या लिखोगे बेटा, PH2 का क्या लगा दोगे आप, Q। बोलो क्लियर, यस। अगला बोलो, अब कौन बोलेगा, कोई बच्चा। सॉलिड आ गया, काट के फेंक दो। बोलो बेटा Kc बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर उत्पादों की सांद्रता, PCl3 यहां पर Cl2 अपॉन PCl5 की सांद्रता 1, तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अगला Kp का कौन लिखेगा, Kp तो बहुत सरल है, डब्बा हटाओ PP लगाओ, तो आपने डब्बा हटाकर PP लगाई तो बन गया P PCl3। ध्यान देना बेटा, PCl3 में भी P है, तो ये P तो लगेगा ही लगेगा, और P कौन सा है, आंशिक दाब वाला, और दूसरे का क्या बनेगा, इनटू PCl2। ये लो। अगला बोलो, Kp और Kc दोनों लिखे जाएंगे, तो बोलो क्या लिखूं, तो आप लिखोगे Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता, ये हो गया NO का स्क्वायर अपॉन N2, और यहां क्या हो गया बेटा, O2 हो गया। अगला Kp बराबर कौन बताएगा, वही सांद्रता को हटाओ P लगाओ, तो PNO का स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा आपका, PN2 इंटू PO2, ये आ जाएगा आपका। बोलो क्लियर है बच्चे को, ठीक है, देख लो अच्छे से देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक क्या है, देखो इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर आपको बता दिया बेटा। ये आप बताओ मुझे कि क्या समय स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो एक लाइन लिखाई थी मैंने आपको, सांद्रता, जो आपका प्रेशर और दूसरी चीजें इन पर डिपेंड नहीं करता, समय स्थिरांक भी डिपेंड इन पर नहीं करता, आपको बता दूं, ठीक है। समय स्थिरांक भी केवल ताप पर ही निर्भर करता है। एक मिनट, तुम कहोगे सर हमने जैसे इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ा दी, हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ा दी, तो क्या फर्क पड़ेगा साम्य पर, साम्य को जहां आना है वहीं आएगा, बस सांद्रता बढ़ा दी तो उत्पाद क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बस क्या फर्क पड़ता है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है आपके पास Kp और Kc। अगला टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें बेटा, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अकेला है, सीधा सीधा कह दे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ला सतालिए का नियम। अगला क्या, हाँ एक मिनट और देख लो पहले, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको, सिलेबस में है कि नहीं है, क्योंकि देखो जब अपने पास सीधी सीधी घटना आती है Kp और Kc, तो उनमें संबंध पूछता है, वो संबंध हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो अगला देखो Kp व Kc में संबंध, Kp व Kc में संबंध, क्या संबंध है, ठीक है। देखो तो सीधा संबंध है, Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा n, ये आपका संबंध होता है। यहां पर देखो बेटा ब्रैकेट की घात में लगाओ डेल्टा n, डेल्टा n का मतलब होता है P माइनस R, P मतलब प्रोडक्ट, उत्पादों की सांद्रता, ठीक है। तो यहां पर P का मतलब होता है उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता, माइनस R मतलब रिएक्टेंट, मतलब अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। तो एक तो होगी उत्पादों की सांद्रता और एक क्या होगी, अभिकारकों की सांद्रता। अब ये जो डेल्टा n है ना बेटा, इसके आधार पर अभिक्रिया 3 हो सकती है, तुम बताओ कौन कौन सी हो सकता है। डेल्टा n का मान 0 हो सकता है, डेल्टा n का मान प्लस हो सकता है डेल्टा n का मान क्या हो, माइनस हो। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में, इस अभिक्रिया के लिए कौन ज्यादा होगा। जैसे आपसे पूछा उपयुक्त अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध
कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। देखो ऑप्शन फर्स्ट दे दिया, इफ केपी इज ग्रेटर देन केसी, बी केपी लेस देन केसी, सी दे दिया केपी बराबर केसी, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया, कुछ भी दे दे, जैसे आप लोगों को तो हम नादान हैं, हम बच्चे हैं, कुछ भी दे दिया। चौथा ऑप्शन दे दिया हम नादान हैं, हम नादान हैं। ऐसा मत कर देना नादान है, नहीं तो अगली बार देना पड़ेगा एग्जाम आपको, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम नादान, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, पर ठीक है, हमारे पास तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पहला हो सकता है, या दूसरा, या तीसरा। बोलो क्या करूं, बोलो फटाक से आंसर दो, क्या होगा। ऊपर पड़ा बेटा डेरिवेशन। सबसे पहले हर बच्चा इसमें डेल्टा एन ढूंढो, इसमें क्या ढूंढो, डेल्टा एन ढूंढो, ठीक है। डेल्टा एन क्या होगा बेटा, बाद में मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको, बाद में शॉर्टकट बताया जाएगा, पहले पूरी मैथमेटिक्स सीखें। डेल्टा एन बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता माइनस अभिकारक की सांद्रता। बताओ उत्पाद के मोल कितने बेटा, उत्पाद के मोल, ये ट्वाइस अनस्तरीय बेटा 2, तो यहां पर कितने मोल इसके 2, तो ये हो गए 2, माइनस दिया हुआ रहेगा पहले से 2, मैंने गलती से नहीं लिखा ये 2, ठीक है, दिया हुआ रहेगा आपको। अभिकारक के मोल कितने बेटा, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो बताओ क्या होगा, माइनस का 2। तो डेल्टा एन का मान क्या आया, -2। रखो मान, रखो समीकरण में मान रखो। समीकरण क्या आपकी, केपी बराबर केसी, आरटी की घात कितनी बेटा, -2। बताओ -2, इतनी मैथमेटिक्स तो तुम जानते हो, ये गुणा में, जब माइनस को प्लस में बदलेंगे तो गुणा वाली राशि क्या होगी बेटा, भाग में चली जाएगी। तो क्या लिखूंगा बोलो मैं, केपी बराबर केसी। अब ध्यान देना, केपी केसी के बराबर है कब, जब केसी में आरटी का स्क्वायर का भाग लग गया। अरे भाग लगने से पहले देखो यार, अभी बराबर होता तो ठीक था, पर भाग लगने के बराबर है तो इसका मतलब केसी का मान ज्यादा है, सीधी सीधी बात। तो क्या कहोगे, केसी इज ग्रेटर देन केपी। समझ रहे हो बात को, देखो वापस समझो इस बात को, वापस देखो, मैथमेटिकल्स है, थोड़ा एग्रीकल्चर में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ये देखो बेटा, ये केपी है और ये आपका केसी है। अभी आपको अंडे की है, सफेद सफेद अंडे की है, इन अंडों का मतलब क्या है, अभी बराबर है, लेकिन बराबर कब है, जब केसी में भाग लगाऊंगा। तो इसका मतलब आरटी स्क्वायर का भाग लगा तब है, भाग लगा तो वो राशि बढ़ी है ना बेटा, क्योंकि भाग लगने के बाद बराबर है, इसका मतलब वो ज्यादा था, तो ज्यादा कौन हो गया, केसी। तो कौन सा उत्तर सही जाएगा, हमारा उत्तर सही जाएगा बी। क्या जाएगा, बी। एक और एग्जांपल करो, फिर उसके बाद ट्रिक देंगे, ऐसे नहीं, ट्रिक सबसे लास्ट में। PCl5 इक्वल्स टू आपको दे दिया PCl3 प्लस Cl2, बताओ वही संबंध है, केपी बड़ा होगा, केसी बड़ा होगा, क्या होगा, नादान हो क्या हो। तो आप कहोगे सर हम तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन बराबर होता है बेटा P माइनस आर, सही है। बताओ प्रोडक्ट कितने, आप कहोगे एक तो ये, एक ये। अब मोल कैसे निकालते हैं, आगे लिखी संख्या से, कुछ नहीं है इसका मतलब कितना बेटा, 1, कुछ नहीं है इसका मतलब कितना बेटा, 1, कुछ नहीं है इसका मतलब कितना है, 1। तो उत्पाद 1 और 1 2, उत्पाद हो गए 2, माइनस अभिकारक कितना, 1, तो उत्तर कितना आ गया, 1। अब संबंध बोलो क्या है, संबंध है केपी बराबर केसी, आरटी की घात 1। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको हटा दूं, एक बार इसको छुपा दूं, तो केपी केसी के बराबर है। फिर से देखो, वही व्हाइट अंडे कर देते हैं, वही व्हाइट अंडे कर देते हैं, एक यहां एक यहां। क्या हुआ बोलो, केपी बराबर बेटा केसी है, कब है, जब वो आरटी से गुणा है। अरे इसका मतलब ये गुणा हुआ, गोदी ले लिया, गोदी, तब इसके बराबर है। तो गोदी लेकर बराबर है, मतलब 2-4 गुंडों को बुलाएगा, आजा टक्कर, ये अकेला बाहुबली है, और ये बेटा वो 4-5 इसके साथ कटप्पा आ गए, और तब जाके इसके बराबर है। तो आप सोचो, ये तो इससे गुणा हुआ ना भाई, तो गुणा हुआ तो कौन बड़ा बेटा, केपी इज ग्रेटर देन केसी। लो यार, अब आपको दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा एक ट्रिक दे देता हूं, सीधा ट्रिक। इतनी माथापड़ी कौन पड़ेगा यार, कौन कटप्पा, कौन बाहुबली, सीधा सीधा। उत्पाद ज्यादा, उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज्यादा तो केपी बड़ा, खत्म। देखो इसके उत्पाद कितने बेटा, 2, अभिकारक कितने हैं, 1, तो कौन बड़ा हुआ, केपी, खत्म बात। ध्यान दो, जो ट्रिक आपकी, क्या, यदि उत्पाद ज्यादा
उत्पाद ज्यादा तो हमेशा 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 क्या रहेगा, केपी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अभिकारक ज्यादा हुए तो उल्टा हो जाएगा, केसी ज्यादा होगा। चलो प्रीवियस पेज पर ट्रिक काम करती है कि नहीं, ये लो चेक करो। बोलो बेटा, अभिकारक कितने हैं, 3 और 1 4। उत्पाद कितने हैं, 2। उत्पाद ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा तो केपी बड़ा। यहां तो आपके अभिकारक ज्यादा है तो केसी बड़ा होगा, तो उत्तर भी तो यही आया है, केसी का मान केपी से ज्यादा है। बोलो हर किसी को समझ में आ गई बात। केपी और केसी एक संबंध आता है, ऐसा एक रिएक्शन दे देता है और पूछता क्या होगा। लो इसके लिए बोलो, इसके लिए बोलो। ये नहीं देते हैं, दूसरी दे देते हैं, ये लो। H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू ट्वाइस HI। उपयुक्त के लिए कौन सा संबंध सही है, बोलो कौन सा संबंध सही है, बोलो। आप कहोगे मास्टर साहब 1 है, इधर भी मोल कितना बेटा 1, इधर मोल कितना बेटा 2, अभिकारक कितने, इक्का और इक्का दुआ, और इधर पहले से दुआ, दुआ बराबर दुआ, तो डेल्टा एन बराबर क्या होगा, जाओगा 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब केपी बराबर केसी होना तय है। बोलो आई बात समझ में। 3 ही बातें हैं, उत्पाद ज्यादा तो केपी ज्यादा। लो लिख लो अगले पेज पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ठीक है। तो अब इसके लिए ट्रिक है आपके पास, ये उत्पाद ज्यादा केपी बड़ा होगा, अभिकारक ज्यादा केसी ज्यादा होगा, दोनों बराबर, दोनों बराबर, तो क्या होगा बेटा, केपी बराबर केसी होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया केपी और केसी। अगला ले लेते हैं हम ला सतालिए का नियम। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसका ला सातिलिये, ला सातिलिये का नियम, ला सातिलिये का नियम, ये भी अच्छा नियम है, ठीक है। ला सातिलिये का नियम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अगर साम्य पर तुम किसी चीज का परिवर्तन करो, रंग बढ़ा दो, गंध बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, तो साम्य उस दिशा में जाता है। अगर मैं तुम्हें धक्का मार दूं तो क्या करोगे, अगर आपको मैं धक्का मार दूं तो क्या करोगे, या अचानक किसी को धक्का मार दे तो वो हिलेगा डुलेगा और अपने आप को उस दिशा में ले जाएगा जिधर से उस प्रभाव का क्या हो, विरोध हो। धक्का मारेंगे दीवार पकड़ लोगे तो उसका विरोध हो गया, तुम गिरे नहीं नीचे, तो बस वही। तो क्या सीधा सीधा कंसेप्ट है, ली चैटलियर, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको ली चैटलियर, ली चैटलियर, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, यदि साम्य पर, यदि साम्य पर, ठीक है, कोई परिवर्तन कर दिया जाए, कोई परिवर्तन, साम्य पर कोई परिवर्तन कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो साम्य, तो साम्य, तो साम्य उस दिशा में, साम्य, तो साम्य उस दिशा में, उस दिशा में विस्थापित होता है, साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, होता है जिधर जाने से, जिधर जाने से उस परिवर्तन का, उस परिवर्तन का विरोध हो जाए, परिवर्तन का विरोध हो, या विरोध हो जाए, विरोध हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ला सातिलिये का नियम कहते हैं। बोलो क्लियर है सब बच्चों को। अब 3 बातें इसमें सीखनी है, फिर से जबरदस्त सवाल। मैं आपसे वादा करता हूं, या तो केपी केसी का सवाल आएगा या ली सातिलिये का नियम का सवाल आएगा इस टॉपिक से। ठीक, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, निम्न में से कौन सा सही है, कौन बड़ा है, केपी बड़ा है, केसी बड़ा है, या ये आपका ली सातिलिये का नियम। तो देखो बेटा, ला सातिलिये के नियम में कौन सी बातें आ रही है, तो ला सातिलिये के नियम में कौन सी बातें आ रही है, ध्यान से सुनो इस बात को। अगला, इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या ला सातिलिये का नियम का प्रभाव क्या क्या है, प्रभाव, तो 1 नंबर प्रभाव आपका सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, 1 नंबर का प्रभाव
सांद्रता का प्रभाव पहला। दूसरा क्या पड़ता है बेटा, दाब का प्रभाव। एक पड़ता है दाब का प्रभाव। नेक्स्ट एक पड़ता है आपका ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, क्या क्या असर पड़ता है, क्या क्या बातों में असर होगा। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूं ताप का प्रभाव। तो ताप के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की। एक अभिक्रिया होगी बेटा ऊष्माशोषी और एक अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, इसके लिए डेल्टा H होगा आपका पॉजिटिव और इसके लिए डेल्टा H होगा आपका नेगेटिव। एक बात और ध्यान दें, अगर किसी अभिक्रिया में +2 लिखा हुआ आ गया, प्लस, इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है ये। अगर किसी में आपके पास क्या आ गया, जैसे ये रिएक्शन दे दी A + B = C + D + Q। Q मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हुई है, बाहर निकली है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो प्लस ऊर्जा दे दे तो इसका मतलब यही है, और माइनस ऊर्जा दे दे तो इसका मतलब ऊष्माशोषी है। अब होगा क्या भाई, बोलो क्या होगा। इसके लिए हमेशा ताप चाहिए ज्यादा और इसके लिए हमेशा ताप क्या चाहिए, कम चाहिए। शोषी के लिए ताप क्या चाहिए, ज्यादा, और शेपी के लिए ताप क्या चाहिए, कम चाहिए। दाब का प्रभाव वेरी मोस्ट, क्योंकि ये चीजें ही आपको ध्यान रहनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर साम्य, दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जिधर अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, अणुओं की या मोलों की संख्या घट जाए। बस थोड़ा सा तुम ये वाक्यांश याद कर लो। अगर ये वाक्यांश आपको याद हो गए तो मान के चलो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। अगला, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी, तो जो आपके उत्पाद है, उत्पादों की सांद्रता ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। और अगर तुमने अभिकारकों की सांद्रता घटा दी तो उत्पादों की सांद्रता ऑटोमेटिक ही क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चले आगे। तो देखो, अब इन पर बेस्ट क्वेश्चन करना है, हर बच्चे को ध्यान रखना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो चलो आगे। एक अभिक्रिया दी मैंने आपको, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट उस पर बात करता हूं। 3 रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस में, ओनली 3 समझ लो तो सारा काम अपने आप ही हो गया। कैसे, देखो N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम साम्य 2NH3 प्लस दे दी बेटा 93.33 किलोजूल पर मोल, ये दे दिया। तो आपको सवाल पूछेगा किन परिस्थितियों में अमोनिया का निर्माण जल्द होगा या शीघ्रता से होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। अब 4 ऑप्शन भी दे देगा। तुम ऑप्शन पर क्यों जाते हो, तुम ऑप्शन खुद बनाओ, खुद पैदा करो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन खुद ब खुद तुम पैदा करोगे तो तुम्हें 4 ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मैंने तो सीधी 3 बातें बताई आपको। या तो देगा बेटा वो सांद्रता का प्रभाव, या दे देगा ताप का प्रभाव, या दे देगा दाब का प्रभाव, और मैंने तो कह रहा हूं तीनों ही देख लो। तो पहला, ताप को तो एंड टू एंड सलटाओ, प्लस ऊर्जा दे दी, इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव इसका मतलब बेटा ऊष्माक्षेपी, इसका मतलब क्या है,
ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अमोनिया का निर्माण कम ताप पर होगा, पहली बात। दूसरी बात, दाब आपको क्या चाहिए, अमोनिया मुझे बनाना है, तो बोलो प्रीवियस पन्ने पर क्या सीखा था आपने, दाब का प्रभाव ये पड़ा, जिधर जाने से अणुओं की संख्या क्या हो जाए, घट जाए। चलो तो आगे अब देखो बेटा, इधर मोल कितना है, 1, इधर मोल कितने, 3, 3 + 1 4, और इधर कितना है, 2, तो 4 से 2 दाब बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है सब में उस दिशा में जाएगा जिधर जाने से दाब घट जाए। तो दाब कहां से कहां घटेगा, 4 से 2 की तरफ, करेक्ट। तो मुझे अमोनिया ही तो ज्यादा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दाब को ज्यादा रखना पड़ेगा। और बताओ अमोनिया ज्यादा कैसे बना सकता हूं, तुम कहोगे सर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दो, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा दो, तो N2 की मात्रा को बढ़ा दो और H2 की मात्रा को भी बढ़ा दो। पर कई बार, हालांकि ऐसा मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए कि जिस बोतल में या जिस पात्र में अमोनिया का निर्माण हो रहा था, अगर उस बोतल को तुम खाली कर दो, तो उस बोतल को खाली कर दिया तो सामने आगे जाएगा और क्या होगा, जल्दी से NH3 बन जाएगा। बोलो क्लियर है सबको। एक और रिएक्शन देखो, ये N2 + O2 = 2 NO, ये आपका है, ठीक है, ये आपका बनने जा रहा है। और आपको कह दिया यहां पर -Q कह दिया, इसका मतलब +Q तो ऊष्माक्षेपी, -Q तो ऊष्माशोषी। बताओ ऊष्माशोषी, बताओ कौन बताएगा क्या होगा, बोलो, देखिए फटोफट बोलो, फटोफट, फटाफट आंसर आया आपके बेटा। ऊष्माशोषी है तो ताप क्या चाहिए, ज्यादा, दाब क्या चाहिए, बोलो दाब, बोलो बेटा, बोलिए, इधर 1, इधर 1, इधर 2, इधर भी 2, उधर भी 2, दोनों तरफ दाब बराबर है, तो दाब बराबर है, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घटेंगे किधर, इधर भी 2 और उधर भी 2, तो सीधा सीधा बोल दो दाब, दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान है, अतः दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1-2 दिन में ही बेटा आपके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस शीट हमारी जो टेक्निकल टीम है पूरी तरह से लगी हुई है, दिन रात एक कर रही है, और आपको उसका बखूबी जो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, 40-40, 50-50 क्वेश्चन के सेटअप आपको दे दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा साम्य 1 खत्म है, ठीक है, साम्य 1 जिसको हम रासायनिक साम्य कहते हैं वो पूरा हो चुका है। अब साम्य 2 नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।